Hello friends, welcome to Kalyani IS Academy. In the previous lecture, we have studied and understood contribution of service sector. In this lecture, we will study and understand infrastructure and resources of Madhya Pradesh. So let's start the topic with infrastructure of Madhya Pradesh. See, at first we will understand infrastructure. See, infrastructure is a set of physical structure, right? Physical structure, which means that road, right, ports, then government policies, right, government initiatives, then government facilities and rules and regulation, right, which help in the increase of productivity, right, which help to reduce the production cost, right. For an example, अगर हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम विच मीन्स दैट अगर रोड्स एंड नेशनल हाईवेज बहुत ही अच्छे हैं सो डेफिनेटली उससे फ्यूल कंजप्शन कम होगा और ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कम होने की वजह से जो ओवरऑल जो कॉस्टिंग है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. देन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है तो इट सेव्स टाइम, राइट. चाहे ट्रांसपोर्टेशन की बात हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी भी अच्छी होती है तो उससे प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो और फास्ट होती है, राइट. देन उसके साथ में जो क्वालिटी है गुड्स एंड सर्विसेज की वो बहुत ही अच्छी हो जाती है और इसके साथ ही इट मेक्स द प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन वेरी इजी, राइट. सो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ सेट ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर, government policies, government initiatives, facilities and rules and regulation which help in the increase in productivity, which reduces the production cost, which saves the time and which increases the quality of goods and services and which makes the production process very easy. सो ये यहाँ पर डेफिनेशन की जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की डेफिनेशन है. सो सिंपली वी कैन से दैट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो फैसिलिटीज़ का, एक्टिविटीज़ का और सर्विसेज का ही क्या होता है, सेट होता है जो कि इकोनॉमी के फंक्शनिंग के लिए, डेवलपमेंट के लिए और प्रोग्रेस के लिए बहुत ही रिक्वायर्ड होता है या बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, राइट. इसके साथ ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ फंडामेंटल फॉर द इकोनॉमी. अगर ये अच्छा नहीं होगा तो उससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी क्या होगी, प्रभावित होगी. द इंफ्रास्ट्रक्चर कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स. पहला क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, द इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक एक्टिविटी लाइक ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा जो कि गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर कैरी करने में या फिर ट्रांसपोर्ट करने के काम आता है. दूसरा कम्युनिकेशन हो जाएगा और तीसरा एनर्जी हो जाएगा, राइट. वही दूसरा हो जाएगा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि सोशल डेवलपमेंट में बहुत ही ज़रूरी होता है जैसे एजुकेशन, हेल्थ एंड क्या हो जाएगा, हाउसिंग हो जाएगा, राइट. वी विल अंडरस्टैंड दीज टू टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली. फर्स्ट इज इकोनॉमिक कॉम्प्रिहेंशन, राइट. इकोनॉमिक infrastructure. See, economic infrastructure is the infrastructure which makes the economic activity easy or which help in the economic activity like प्रोडक्शन हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, देन ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा. तो वह इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, स्टोरेज हो जाएगा, राइट, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, उसको इजी बनाता है, उसमें हेल्प करता है, उसको ही हम क्या कहते हैं यहाँ पर, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, राइट. और इसमें क्या क्या आ जाता है, इसमें जैसे एनर्जी हो जाएगा जो कि प्रोडक्शन के लिए, देन ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा और टेलीकम्युनिकेशन हो जाएगा, राइट. और ये जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट. अगर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो उस राज्य में इंडस्ट्रियल ग्रोथ, सर्विसेज ग्रोथ या एग्रीकल्चरल की जो ग्रोथ है वह है क्या होगी, डायरेक्टली अफेक्ट होगी या उस पर डायरेक्टली नेगेटिव इफेक्ट होगा, राइट. दूसरा यहाँ पर हो जाएगा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर,
right, the infrastructure which help to build the social base for the economic development, right? अगर किसी भी एरिया की पॉपुलेशन एजुकेटेड है, हेल्थी है, राइट, एक अच्छा एटमॉस्फेयर है, सो डेफिनेटली इट वुड हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट इन द इकोनॉमी, राइट? क्योंकि अगर अच्छा एजुकेशन होगा तो अच्छा स्किल होगा, हेल्थ अच्छा होगा तो उससे वर्किंग आवर्स जो है वो इंक्रीज होंगे, राइट? फिर एफिशिएंसी भी पॉजिटिविटी एफिशिएंसी भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो इस तरीके से जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो सोशल सेक्टर को क्या करता है, इम्प्रूव करता है, जिसका हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या होता है, पॉजिटिव इफेक्ट होता है, राइट? इसके साथ ही जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं इसको भी ये इम्प्रूव करता है। कुल मिलाकर जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट के लिए भी जाना जाता है, जिसमें क्या आ जाएगा, एजुकेशन हो जाएगा, हेल्थ हो जाएगा और हाउसिंग हो जाएगा, राइट? नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट विच इज द रोल एंड इंपॉर्टेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन एनी इकोनॉमी। सी, अगर हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की तो विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो अचीव नहीं की जा सकती है। इसीलिए ये जो प्रश्न है ये 11 मार्क्स में या 5 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, या व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ infrastructure for the economic growth. So we will see role and importance of the infrastructure. So we already know that the infrastructure is a set of physical structure, government policies, government initiatives, rules and regulations and facilities, right, which help in the प्रोडक्शन, राइट, जो कि कॉस्ट को क्या करते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और यहाँ पर जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ये एक ही सिक्के के क्या हैं, दो पहलू हैं, राइट? या हम कह सकते हैं कि सोशल एंड इकोनॉमिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये कॉम्प्लीमेंट क्या करते हैं, ईच अदर करते हैं, राइट? अगर हम ये कहें कि इफ देयर इज अ गुड एंड एफिशिएंट इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन एनी इकोनॉमी, और वहाँ पर अगर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तब भी वहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काफ़ी डिफ़िकल्टीज होंगी, राइट? वहीं अगर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है लेकिन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तब भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा। और अगर किसी भी क्षेत्र विशेष में जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बोथ आर अवेलेबल एंड बोथ आर एफिशिएंट, देन डेफिनेटली जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा वो बहुत ही क्या होगा, फास्ट होगा। एंड वी कैन अंडरस्टैंड थ्रू दीज पॉइंट्स। द फर्स्ट इज इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, राइट? अब अगर हम देखें सो वी कैन कैटेगराइज आवर इकोनॉमी इन एग्रीकल्चरल सेक्टर, देन इंडस्ट्रियल सेक्टर, देन सर्विस सेक्टर, राइट? और इन तीनों सेक्टर की अगर हम बात करें तो इन तीनों सेक्टर में चाहे एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो या सर्विसेज हो, इन तीनों को जो कनेक्ट करता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही करता है, राइट? क्योंकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट भी नहीं होगा, क्योंकि विदाउट जो है अगर अच्छी सड़कें नहीं होंगी, राइट, अच्छी सड़कें नहीं होंगी, ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, स्टोरेज फैसिलिटी नहीं होगी, राइट, देन कोल्ड स्टोरेज नहीं होंगे, सो डेफिनेटली वहाँ पर एग्रीकल्चरल का जो है एक तो लो एग्रीकल्चरल आउटपुट होगा, सेकेंडली जो एग्रीकल्चरल आउटपुट है हम उसको सेफली स्टोर नहीं कर पाएंगे, राइट, उसको प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। वैसे ही क्या हो जाएगा, इंडस्ट्रीज, राइट? अब आपको पता है कि we take the raw material to the industry and from the industry the manufactured जो goods है उसको मार्केट तक पहुंचाया जाता है। यदि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर विच मीन्स दैट अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो एक तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज को मोबिलाइज करना डिफिकल्ट होगा, वहीं इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो प्रोडक्शन क्या होगा, कम होगा, राइट? फिर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो सीधी सी बात है जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनको एडवर्टाइज करना भी क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। वैसे ही तीसरी क्या हो जाएंगी, सर्विसेज हो जाएंगी, राइट?
सर्विसेज के भी लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर टूरिज्म की बात करें, सो टूरिज्म तभी डेवलप हो सकता है जब अच्छी सड़कें हों, राइट, होटल, रेस्टोरेंट, कम्युनिकेशन, राइट, सिक्योरिटी, ये सब होगा तब जाकर, वेदर इट इज़ एग्रीकल्चरल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर, इन तीनों सेक्टर में जो है वो प्रोडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और अगर अच्छा नहीं है तो उससे जो है प्रोडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इस तरीके से तीनों सेक्टर में अगर हम देखें, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर, if infrastructure is good and efficient then definitely there would be increase in the overall productivity। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है तो प्रोडक्टिविटी भी क्या होगी, कम होगी। सेकेंड हो जाएगा यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, राइट। तो अगर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो उससे एम्प्लॉयमेंट भी क्या होगा, जनरेट होगा। क्योंकि मैंने बताया था कि जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है या इंडस्ट्रियल सेक्टर है या फिर क्या है, सर्विस सेक्टर है, ये तीनों एक दूसरे से इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से ही जुड़ते हैं, राइट। अगर अच्छा इंफ्रा होगा सो डेफिनेटली जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें भी कई प्रकार की जो है वो ग्रोथ जनरेट होंगी, वैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर में, और सबसे ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट होगी वो किस में होगी, सर्विस सेक्टर में होगी, राइट। दूसरी चीज, जिन क्षेत्रों में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी बहुत ही अधिक होता है, और अधिक इन्वेस्टमेंट होने की वजह से नई नई जो है इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, इस्टेब्लिश होती हैं, और इंडस्ट्रीज के इस्टेब्लिश होने से भी वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। तीसरी चीज, जब इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छे पेस पर होता है तो वहाँ पर कई सर्विसेज भी क्या होती हैं, रिक्वायर्ड होती हैं। कुल मिलाकर इफ देयर इज अ energy facility, transport facility, road facility, connectivity facility, then definitely there would be many chances of employment in agriculture sector, industrial sector and services sector, right। तीसरा यहाँ पर हो जाएगा इंक्रीज इन, क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, राइट। इफ देयर इज अ फॉरेन नेशनल या इफ देयर इज अ मल्टीनेशनल कंपनी, सो जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो उस देश में निवेश करेगी जिस देश का इंफ्रा अच्छा होगा। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, इफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज गुड एंड एफिशिएंट देन डेफिनेटली इससे एक तो क्या होगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है जो कंपनी है उसको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, राइट। दूसरी चीज़ ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है तो उससे प्रोडक्शन जो कॉस्ट होती है वह भी क्या हो जाती है, कम होती है। इफ़ गवर्नमेंट प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, लैंड एट अ लो प्राइसेस देन डेफिनेटली जो नई यूनिट है वो आसानी से उस क्षेत्र में स्टैब्लिश की जा सकती हैं, राइट। और वहाँ पर अगर रोड से कनेक्टिविटी अच्छी है तो जो गुड्स एंड सर्विसेज है उनको प्रोड्यूस करना, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना और उनको सेल करके रिटर्न जो है वो अच्छे खासे बढ़ेंगे। देयरफॉर इफ देयर इज अ गुड एंड एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर दैट डेफिनेटली ये डोमेस्टिक लेवल पर या फिर इंटरनेशनल लेवल पर जो है इन्वेस्टमेंट को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। और इसी वजह से इफ देयर इज अ अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उससे इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होगा, जाहिर सी बात है इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश होंगी, एम्प्लॉयमेंट भी क्या होगा, जनरेट होगा, राइट। फोर्थ हो जाएगा मींस ऑफ इकोनॉमिक क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा। इफ देयर इज अ गुड एंड एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर सो उससे क्या होगा, अभी मैंने बताया है कि उससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, राइट। एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी होगा, इन्वेस्टमेंट भी आएगा, राइट। और कुल मिलाकर जो इकोनॉमिक ग्रोथ की साइकिल है वो बहुत ही अच्छे पेस पर होगी जिससे इकोनॉमिक जो है वो डेवलपमेंट भी होगा, राइट। कुल मिलाकर जब इकोनॉमी में सब लोगों के पास में एम्प्लॉयमेंट होगा सो डेफिनेटली इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ में जो लाइफ स्टाइल है, राइट, STYLE, राइट, लाइफ स्टाइल है वो भी क्या होगा, इम्प्रूव होगा। एंड अगर जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है, इफ देयर इज अ गुड एजुकेशन, हेल्थ,
राइट, बेटर कनेक्टिविटी है, तो उससे एक और जहां पर एम्प्लॉयमेंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, राइट, जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो भी इंक्रीज होगा, एंड दैट विल लीड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन एनी कंट्री, राइट। नेक्स्ट हो जाएगा इंक्रीज इन बिजनेस साइज और जीडीपी। अब हम ये पढ़ चुके हैं कि इफ देयर इज अ जो है इंफ्रा अच्छा होगा तो उससे जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है, राइट, प्रोडक्टिविटी में क्या होगा, यहाँ पर इंक्रीज होगा, और प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज होने से अगर भले ही वो एग्रीकल्चर में या सर्विस सेक्टर में या सेकेंडरी सेक्टर में है तो उससे जीडीपी का साइज भी क्या होगा, बढ़ेगा, राइट, और उससे बिजनेस साइज भी जो है वो इंक्रीज होगा, राइट। नेक्स्ट हो जाएगा इंक्रीज इन परफॉर्मेंस, और क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा, राइट। तो कुल मिलाकर जो पूरी तरीके से अगर हम देखें तो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, राइट, वो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के इर्द गिर्द ही घूमता है। कुल मिलाकर एक छोटी सी चीज़ आप ओवरऑल याद रखें कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होने से जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, राइट, और उसके साथ ही जो वस्तुओं का डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट, या फिर उनकी क्या है, सप्लाई है, राइट, या फिर क्या है, मैन्युफैक्चरिंग है, ये सभी पॉजिटिवली अफेक्ट होते हैं, राइट। इसीलिए ओवरऑल जो इकोनॉमी होती है, राइट, ओवरऑल जो इकोनॉमी होती है वो इंक्रीज होती है, इसके साथ ही एफिशिएंसी में भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, और इसके साथ ही जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन है, राइट, वो भी क्या होता है, बढ़ता है। तो कुल मिलाकर डेवलपमेंट भी बढ़ेगा और परफॉर्मेंस भी बढ़ेगा। नेक्स्ट हो जाएगा एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड इंपोर्ट, क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, राइट। वी कैन इंक्रीज आवर एक्सपोर्ट ओनली व्हेन वी हैव, राइट, अगर इंटरनेशनल मार्केट में वी हैव गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, राइट, विद क्वालिटी प्रोडक्ट एट चीप प्राइसेस, राइट। तो अगर यहाँ पर कम प्राइसेस पर, राइट, एट अ लो प्राइसेस पर गुड क्वालिटी प्रोडक्ट है, सो डेफिनेटली वी कैन इंक्रीज आवर एक्सपोर्ट्स, और इंफ्रास्ट्रक्चर जितना अच्छा होगा उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी, सो वी वुड बी एबल टू मैन्युफैक्चर और वी वुड बी एबल टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एट अ लो प्राइस, जिनकी क्वालिटी भी अच्छी होगी, हैंस वी वुड बी इन अ सिचुएशन टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट, राइट। वहीं पर अगर हमारे पास में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सो उससे क्या होगा, उससे हम इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेंगे, हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ, राइट, स्टेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा, न्यू यूनिट्स हो जाएगा, और जब इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज होगा, नई यूनिट स्टेब्लिश्ड होंगी, तो वाट एवर वी आर इम्पोर्टिंग उसको सब्सटीट्यूट भी किया जा सकता है या उसको रिड्यूस भी किया जा सकता है। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन ह्यूमन डेवलपमेंट। कुल मिलाकर ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि जिन देशों में इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा होता है, इफ देयर इज़ अ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, देयर इज़ अ जो है जीडीपी भी पॉजिटिव रेट से बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, लोगों का जो है लाइफ स्टैंडर्ड बहुत अच्छा होता है, और एक तरीके से सोशल हार्मोनी होती है, राइट। और अगर हम देखें कि ऐसे देश जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट अधिक होता है, राइट, देयर इज़ अ हाई अनएम्प्लॉयमेंट होता है, देन वहीं पर बेरोजगारी भी जो है वो अधिक होती है, तो उसकी वजह से अगर जैसे लोगों के पास में एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, राइट, पॉवर्टी है, जब किसी भी देश में अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी हाई होती है और वहाँ पर इकोनॉमिक जो है प्रोडक्टिविटी या इकोनॉमिक जो एक्टिविटी हैं, राइट, वो भी कम होती हैं, तो उससे लोगों का सीधी सी बात है पर कैपिटा इनकम कम होगा, राइट। पर कैपिटा इनकम कम होने की वजह से उनकी जो परचेसिंग पावर है वो भी कम होगी, देयरफॉर उस देश के लोग हेल्थ पर, एजुकेशन पर या अपने खुद के पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर वो कम खर्च करेंगे। इसके साथ ही इससे
एक और उनका एजुकेशन और हेल्थ जो फैसिलिटीज़ हैं वो कम होंगी। दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पर जो है क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी क्या होती हैं, बढ़ने लगती हैं। सो दिस इज़ द रीज़न। अगर आप देखें यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जिनका जीडीपी अच्छी है, जिनकी पर कैपिटा इनकम अच्छी है, देयर इज़ अ हेल्थ है, एजुकेशन है, अदर फैसिलिटीज़ हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ अच्छी हैं, उन देशों में इकोनॉमिक ग्रोथ होती है और सोसाइटी में जो होते हैं, सोसाइटी में हारमोनी होती है, राइट। और वहीं पर अगर हम देखें कि जिस देश में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होता है, पॉवर्टी ज़्यादा होती है, वहाँ पर क्रिमिनल जो केसेस हैं या क्राइम रेट वो बहुत ज़्यादा होता है, लूटपाट, मारधाड़, ये सब जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, राइट। सो दीज वर द इम्पोर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। और कुल मिलाकर अगर हम देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर कुल मिलाकर, जैसे हमारा शरीर है, हमारा शरीर अगर स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, सो डेफिनेटली हमारा जो आउटपुट है, हमारी एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी। और अगर हम बीमार होते हैं या हमारे शरीर में कोई अंग ठीक से काम नहीं करता है तो उसकी वजह से हमारा पूरा का पूरा जो शरीर है वो निष्क्रिय हो जाता है या हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाती है। यही जो है इकोनॉमी में होता है। इफ़ देयर इज़ अ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर देन डेफिनेटली जो ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ है वो पॉजिटिव होगी, नए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगे, राइट, एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा और इससे हमारी जो है ग्रोथ, ह्यूमन डेवलपमेंट भी हो पाएगा, राइट। नाउ वी विल सी द चैलेंजेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। आखिरकार we all know that infrastructure is the most important for the economic growth and economic development, but despite this जो है वो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम क्यों नहीं करती है, उसके लिए challenges we will study, right. So challenges of infrastructure, the first is corruption and rate tapism हो जाएगा, राइट। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, राइट, दरअसल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज हैविंग विद द गवर्नमेंट। भाई सीधी सी बात है कि एज अ सिटीजन देश के सभी नागरिक जो है वो टैक्स देते हैं, राइट, और उसी टैक्स से इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश टू प्रोवाइड बेसिक नेसेसिटीज एंड टू प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर इन आ सोसाइटी फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड फॉर सोशल डेवलपमेंट, राइट। अब गवर्नमेंट जो है थ्रू मैनी क्या हो जाएगा, पॉलिसीज़ हो जाएगा, राइट। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के या प्रोग्राम की मदद से जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करता है, बट बिकॉज ऑफ द करप्शन जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी बहुत ही क्या होती है, घटिया होती है, राइट। जैसे उदाहरण के तौर पे बात करें ट्रांसपोर्टेशन की, अगर किसी भी रोड, सड़क, बंदरगाह, एयरपोर्ट का अगर कंस्ट्रक्ट करना है तो उसका जो ऑक्शन होता है वो ठेके पर दिया जाता है और वहाँ पर करप्शन के चलते वक्त लगभग जैसे अगर 5,000 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है तो इनिशियली केवल 50% जो है एस्टिमेट जो राशि वो खर्च की जाती है और बाकी का जो है वो करप्शन की वजह से ऑफिसर्स या जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो उसको अपनी जेब में ले जाते हैं। इस वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसकी क्वालिटी क्या होती है, बहुत घटिया होती है। चाहे गवर्नमेंट स्कूल्स हो, हॉस्पिटल्स हो, रोड्स हो, राइट, पोर्ट्स हो, रेलवे हो, हर एक चीज़ की जो है क्वालिटी बहुत ही जो है वीक होती है, राइट। दूसरी चीज़ ये है कि इससे एक तो क्वालिटी बहुत ही क्या होती है, कम होती है, और दूसरा जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट, एजुकेशन को, हेल्थ को, ट्रांसपोर्टेशन को, एनर्जी को, हर एक चीज़ में कहाँ पर कौन सा गवर्नमेंट ऑफिसर्स की क्या ड्यूटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको जो मैनेजमेंट देखना है उसमें भी जो है फाइल सिस्टम चलता है। तो कुल मिलाकर करप्शन और रेट टेपिंग की वजह से एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसकी क्वालिटी बहुत ही घटिया होती है और दूसरी चीज़ ये है कि कहीं कहीं पर तो जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पाया ही नहीं जाता है। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि हमारे देश में एवं राज्य में जिन क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट इज़ नॉट ओरिएंटेड टुवर्ड द इकोनॉमिक क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा, राइट। जो हमारी सड़कें हैं
उनकी क्वालिटी इतनी ख़राब है कि वो हमारी इकोनॉमी में जो है, हमारी इकोनॉमी में हेल्प नहीं करती हैं, बल्कि क्या करती हैं, इकोनॉमिक जो है कॉस्ट को क्या करती हैं, बढ़ाती हैं। ट्रांसपोर्टेशन अच्छा नहीं होगा सो डेफिनेटली उससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती है और चीज़ें महंगी हो जाती हैं, राइट। वहीं ट्रांसपोर्ट अच्छा ना होने की वजह से जब गुड्स एंड सर्विसेज को एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई किया जाता है तो काफ़ी टूट फूट भी होती है, राइट। और तीसरी चीज़ ये है कि गवर्नमेंट जो रोड्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, वो जिन क्षेत्रों में ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं वहाँ पर उनकी अवेलेबिलिटी भी क्या होती है, कम होती है। तीसरा हो जाएगा वी हैव लैक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, देयरफॉर जो है गवर्नमेंट के पास में अनलिमिटेड पैसा तो है नहीं है कि वो सड़कें, एयरपोर्ट सब कुछ निर्वात करा दे। वी हैव वेदर नेचुरल रिसोर्सेज या इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी हमारे पास में कम होते हैं। वर्तमान समय में सबसे महत्वपूर्ण ये मुद्दा है, राइट, इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट बीइंग प्रायोरिटाइज्ड बाय द गवर्नमेंट पॉलिसीज और बाय गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड बाय पॉलिटिकल पार्टीज, राइट। अब अगर हम देखें तो जब भी इलेक्शन होता है, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, पहले जब बहुत पहले अगर हम बात करते हैं ऐसे 10-20 साल पहले की, तो उन वर्षों में इलेक्शन में एम्प्लॉयमेंट का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, हेल्थ का, एजुकेशन का, सबके मुद्दों को डिस्कस किया जाता था। बट नाउ अडेज जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पर इलेक्शन ना लड़के कभी कास्टिज्म हो जाएगा, राइट, तो कभी नेशनैलिटी हो जाएगी, तो कभी दूसरा मुद्दा हो जाएगा, तो कभी दूसरा मुद्दा हो जाएगा, तो कभी नेशनल सिक्योरिटी हो जाएगा। कुल मिलाकर ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो नेगलेक्ट किया जा रहा है। और इस वजह से जब पॉलिटिकल पार्टीज अपने एजेंडे में ही शामिल नहीं करते हैं तो बाद में जो है गवर्नमेंट होती है वह भी इसको इग्नोर करती है। इस तरीके से देखें तो नॉट प्रायोरिटाइज बाय द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल पार्टीज, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंजेस है, राइट। फिर हो जाएगा कि द अवेलेबल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा नहीं है, वेदर एयर इंडिया हो, रेलवे हो, राइट, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हों, गवर्नमेंट स्कूल्स हों, उनकी स्थिति इतनी ज़्यादा खतरा है कि आप, सीधी सी बात है, नो वन वुड लाइक टू टीच जो है उसके बच्चों को, या आप इलाज जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में कराना चाहेंगे, पढ़ाना चाहेंगे तो प्राइवेट स्कूल में। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या हॉस्पिटल्स हैं वो उतने एफिशिएंट नहीं हैं या उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका मैनेजमेंट ही क्या होता है, ख़राब होता है, राइट। गवर्नमेंट जो ऑफिसर्स होते हैं दे हैव जो है लिमिटेड आवर्स होते हैं और उनकी फिक्स्ड सैलरी होती है, इसीलिए वो उतने अच्छे से काम भी नहीं करते हैं, राइट। नेक्स्ट हो जाएगा इंक्लाइनेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन फेवर ऑफ अफ्लुएंट क्लास हो जाएगा, राइट। तो जो भी अफ्लुएंट क्लास है, वेदर इट इज़ जो हो जाएगा, अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर ओरिएंटेड है या फिर सर्विस सेक्टर ओरिएंटेड है, कुल मिलाकर जो भी सिटी एरियाज़ हैं, जिन क्षेत्रों में अफ्लुएंट क्लास का गवर्नमेंट में ज़्यादा क्या होता है, इफेक्ट होता है, जो ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर भी उनके लिए ही क्या होता है, डेवलप्ड होता है। और इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसकी क्वालिटी भी हमारे अकॉर्डिंग जो है सूटेबल नहीं है। नेक्स्ट एज हो जाएगा, ये भी जो है अभी तक जो हमने पढ़ा है अगर उसको हम रिवर्स में पढ़ें कि इफ़ देयर इज़ नॉट गुड एंड एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन मध्य प्रदेश तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, राइट। सो इम्पैक्ट और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अंडर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उससे पहली चीज़ तो आपको पता ही है कि जो ओवरऑल इकोनॉमी है वो डेवलप नहीं हो पाएगी। दूसरा, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है या स्टेट की इनकम है या पर कैपिटा इनकम है, ये बहुत ही क्या रहेगी, कम रहेगी, क्योंकि प्रोडक्टिविटी कम होगी, अनएम्प्लॉयमेंट अधिक होगा, पॉवर्टी भी अधिक होगा। तीसरी चीज़, अगर लो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो उससे जॉब ना मिलने की वजह से पॉवर्टी ज़्यादा होगी, इलिटरेसी ज़्यादा होगी, राइट, पुअर हेल्थ होगा, पुअर हेल्थ कंडीशन होगा, ये सब हमारे स्टेट में प्रेवलेंट होगा। फिर जो लिविंग स्टैंडर्ड है, लिविंग कंडीशंस है, राइट, कंजप्शन है, परचेसिंग पावर पैरिटी है, वो भी क्या होगी, कम होगी, राइट। फिर जो हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज है,
जैसे अगर हम हमारे भारत की बात करते हैं, सो देयर इज़ अ लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन विच इज़ इन इंडिया इन द वर्ल्ड। हम उस ह्यूमन रिसोर्सेज को भी क्या करेंगे, उसका यूज़, उसका फुली यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, एक तरीके से वो अनसूटेबल रहेगा या हमारे लिए असेट की जगह पर लायबिलिटी की तरह पर कार्य करेगा। अगर हमारे पास में अच्छा ह्यूमन रिसोर्सेज होगा, सो दैट वुड बी क्या, हमारे लिए एक लायबिलिटी जो है असेट की तरह होगा, और अगर उसको हम फुली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं या ये वो हमारी इकोनॉमी के लिए अनसुटेबल है, सो दैट वुड बी रिस्पॉन्सिबिलिटी या लायबिलिटी होगी। वैसे ही हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वी वुड बी अनेबल टू एक्सप्लॉयट आवर नेचुरल रिसोर्सेज इन एफिशिएंट वे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी नहीं हो पाएगा, सर्विस सेक्टर ग्रोथ नहीं होगा, राइट, देयर वुड बी स्टैग्नेंट या लो ग्रोथ रेट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर आल्सो। वैसे ही जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा वह भी क्या होगा, कम होगा, जो नई इंडस्ट्रीज हैं उनका भी इस्टेब्लिशमेंट कम होगा, राइट, उसके साथ ही एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वह भी कम होगा, तो ओवरऑल जो डेवलपमेंट है वो हैम्पर्ड होगा, राइट। इसके साथ ही जो है गवर्नमेंट कई प्रॉब्लम्स को भी फेस कर सकती है, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बढ़ सकती हैं, पॉवर्टी अधिक इंक्रीज हो सकती है, अनएम्प्लॉयमेंट और ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है, जिससे सोशल हार्मोनी की जगह पर सोशल डिस्टर्ब क्रिएट होंगे, राइट। इसके साथ ही जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं, राइट, उनको कभी भी सॉल्व नहीं किया जा सकेगा, राइट। तो ये तो था हमने यहाँ पर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, डेफिनेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, द रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, चैलेंजेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसके बाद में हमने कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अंडर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी पढ़ लिया। अब मध्य प्रदेश में जो जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम वन बाई वन करके पढ़ेंगे। अगर हम देखें यहाँ पर जो रोल्स हैं या चैलेंजेस हैं या इंपॉर्टेंस है, वी हैव स्टडीड, तो वन बाई वन मध्य प्रदेश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके स्टैटिक्स वी शुड हैव, राइट। और यहाँ पर भी एग्जाम में आंसर लिखते समय वी शुड हैव इनफ डाटा टू कोट दीज फैक्चुअल पॉइंट्स सो दैट हम एग्जाम में अच्छा खासा नंबर ला सकें। तो सबसे पहली चीज क्या हो जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगी, राइट। सो व्हेन वी स्टडीड द एग्रीकल्चर सेक्टर, देन वी स्टडीड द सर्विस सेक्टर, और उन दोनों ही सेक्टर में वी न्यू दैट अगर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बहुत ही अच्छी होगी, सो डेफिनेटली वेदर इट इज सर्विस सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर दोनों में पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, जिसको हमने अभी समझा था। इसीलिए देयर शुड बी अ गुड एंड एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन एनी इकोनॉमी। अब जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है उस ट्रांसपोर्टेशन को हम मेनली 3 में कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा, लैंड ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, देन वाटर ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, देन क्या हो जाएगा, एयर ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जो समय, अगर हम देखें कि सबसे कम समय में जो ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है वो एयर ट्रांसपोर्टेशन होता है। इसीलिए इफ एनी पर्सन अगर उसको किसी दूसरे देश में कोई कुरियर भेजना है, कोई फाइल भेजनी है या पॉपुलेशन को मोबिलाइज करना है, तो उसके लिए एयर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है दैट इज बेटर। दूसरा, अगर लार्ज वॉल्यूम को किसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मोबिलाइज करना है तो उसके लिए बार्टर जो ट्रांसपोर्टेशन है दैट इज गुड, क्योंकि अगर हम देखें उसको बायर रोड जो गुड्स है उसको लेके आएंगे तो उससे फ्रिक्शन की वजह से फ्यूल ज़्यादा कंज्यूम होता है, वहीं शिप में वाटर और शिप के बीच में फ्रिक्शन कम होता है, इसलिए लैंड जो ट्रांसपोर्टेशन है उसकी तुलना में वाटर ट्रांसपोर्ट जो है वो फ्यूल एफिशिएंट ज़्यादा है। इसलिए अगर कोई भी देश कोस्टल एरिया से जुड़ा है तो वहाँ पर वाटर ट्रांसपोर्टेशन जो है वो उस देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है। और तीसरा हो जाएगा लॉन्ड, राइट। अगर हम देखें तो जो शॉर्ट रूट्स हैं, राइट, मार्केट जाने आने के लिए, उसके लिए लैंड ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही एफिशिएंट होता है। अब अगर हम देखें सो मध्य प्रदेश जो है वो मध्य प्रदेश इज अ लैंडलॉक्ड
क्या हो जाएगा, स्टेट हो जाएगा। देयरफॉर जो है कोस्टल एरियाज मध्य प्रदेश में नहीं है, साथ ही मध्य प्रदेश में जो रिवर्स हैं वो हैवी वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए सूटेबल नहीं है। देयरफॉर देयर इज अ नो वाटर ट्रांसपोर्टेशन इन मध्य प्रदेश। अब जो लैंड ट्रांसपोर्टेशन है इसको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला क्या हो जाएगा, रोड ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा और दूसरा रेल ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। जो रोड ट्रांसपोर्टेशन होता है ये शॉर्ट डिस्टेंस, राइट, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए बहुत ही एफिशिएंट होता है, राइट, और वहीं जो रेल ट्रांसपोर्टेशन होता है ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए और जो लार्ज वॉल्यूम या बल्क गुड्स हैं तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए रेल ट्रांसपोर्ट अच्छा होता है और कम दूरी के लिए जो है वो रोड ट्रांसपोर्ट बहुत ही अच्छा होता है। अब अगर हम मध्य प्रदेश में रोड ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो हम ये समझते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में कितना है। हमारे मध्य प्रदेश में रोड्स की जो टोटल लेंथ है वो है 70,961 क्या हो जाएगा, किलोमीटर हो जाएगा, राइट। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं नेशनल हाईवेज की, राइट, तो नेशनल हाईवेज की जो संख्या है वो नेशनल हाईवेज की जो लेंथ है वो 8,858 किलोमीटर हो जाएगी और नेशनल हाईवेज जो है वो दो स्टेट्स को कनेक्ट करते हैं या एक स्टेट को पोर्ट से जो है कनेक्ट करते हैं। तीसरा हो जाएगा प्रोविंशियल हाईवे या जिसको हम स्टेट हाईवे भी कहते हैं, इनकी जो लेंथ है वो है 11,389 किलोमीटर। देन हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट रोड्स हो जाएंगे जो कि स्टेट में डिस्ट्रिक्ट्स को कनेक्ट करते हैं, उनकी लेंथ हो जाएगी 22,091, राइट। देन अदर जो रूरल रोड्स हैं उनकी जो है 28,000 28,000 क्या हो जाएगा, 623 जो है किलोमीटर की लेंथ हो जाएगी। तो इस तरीके से जो रोड ट्रांसपोर्टेशन की कुल लेंथ है वो 70,961 हो जाएगी, राइट। इसके साथ ही इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार जो है मध्य प्रदेश में जो है नेशनल हाईवेज की जो संख्या है वो 46 बताई जाती है। नॉर्मली अगर हम बुक्स में पढ़ते हैं तो मध्य प्रदेश में 21 या 22 है जो नेशनल हाईवेज आप देखते हैं, वहीं अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे देयर आर 46 नेशनल हाईवेज जिनकी जो लेंथ है वो है 8,858 किलोमीटर हो जाएगा और टोटल जो रोड ट्रांसपोर्टेशन है या टोटल लेंथ है रोड्स की वो कितनी है, 70,961। सो दिस इज अ रोड ट्रांसपोर्टेशन। वहीं रेल ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो जो रेल ट्रांसपोर्टेशन है वो मध्य प्रदेश में 1867 से प्रारंभ हुआ है। वहीं टोटल जो रेल ट्रांसपोर्टेशन है उसकी लेंथ है 6,100 क्या हो जाएगा, किलोमीटर हो जाएगा, राइट, जो कि क्या है अगर अदर स्टेट से देखें तो ये क्या है, कम है। वहीं रेलवे के डेवलपमेंट के लिए जो रेलवे के जोन्स हैं उनमें से एक जोन जो है वो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है, दैट इज वेस्ट सेंट्रल क्या हो जाएगा, रेलवे जोन हो जाएगा। Then if we talk about the air transportation, then there are 5 major airports in Madhya Pradesh. The first is Bhopal, Indore, Gwalior, Jabalpur and Khajuraho. Out of these 5 major airports, 3 are international airports हो जाएंगे, जिसमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट में भोपाल हो जाएगा, देन इंदौर हो जाएगा और तीसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, खजुराहो हो जाएगा। खजुराहो इज़ आ यूनेस्को साइट, इसीलिए यहाँ पर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जो है खजुराहो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। हालांकि जब जो ग्वालियर है, ग्वालियर हैज़ बीन अनाउंस्ड टू बी आ इंटरनेशनल एयरपोर्ट आल्सो, राइट। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे मध्य प्रदेश में
जो है ट्रांसपोर्टेशन को और एफिशिएंट बनाने के लिए नेशनल लेवल पर जो है इकोनॉमिक कॉरिडोर्स इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं, सागरमाला प्रोजेक्ट्स जो है चलाया जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश में भी ट्रांसपोर्टेशन को और एफिशिएंट बनाने के लिए जो है एक्सप्रेस वे कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं और वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में 2 नेशनल हाईवे और या 2 एक्सप्रेस वे जो है वो कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं, जिसमें से पहला क्या हो जाएगा, चंबल एक्सप्रेस वे हो जाएगा। अब चंबल एक्सप्रेस वे की बात करते हैं तो ये जैसे हमने कहा ये, अब देखिए इस तरफ क्या हो जाएगा, यहाँ पर राजस्थान हो जाएगा और इस तरफ क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो जो चंबल एक्सप्रेस वे है वो 2 राज्यों को क्या करेगा, कनेक्ट करेगा, राइट, राजस्थान को उत्तर प्रदेश से, और ये वाया कहाँ से जाएगा, मध्य प्रदेश से जाएगा, राइट। तो चंबल एक्सप्रेस वे इज अ 404 किलोमीटर लॉन्ग एक्सप्रेस वे जिसका अनाउंस किया गया था 2018 में, राइट। और ये 6 लेन क्या होगा, एक्सप्रेस वे होगा, जिससे लार्ज वॉल्यूम जो ट्रांसपोर्टेशन है वो आसानी से निकल सके, राइट। इसके साथ ही इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 404 किलोमीटर हो जाएगा एंड इट विल कनेक्ट राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश हो जाएगा। इसकी लेंथ की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में 309 किलोमीटर है, राजस्थान में ओनली 78 किलोमीटर एंड उत्तर प्रदेश में ओनली कितनी है, 70 किलोमीटर, विच मीन्स दैट जो सबसे ज़्यादा जो लेंथ है इसकी कहाँ है, मध्य प्रदेश में है 309 किलोमीटर, राइट। और इसके साथ ही ये मध्य प्रदेश के 3 जिले विंड, मुरैना एवं श्योपुर से होकर जो है राजस्थान को उत्तर प्रदेश से कनेक्ट करेगा, जिससे हमारा जो चंबल एक्सप्रेस वे है वो है जो चंबल क्षेत्र है वो चंबल एक्सप्रेस वे के माध्यम से भी बहुत अच्छे से कनेक्ट हो जाएगा और इससे इस क्षेत्र पे पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। इसका जो है नाम बदलकर जो है अटल बिहारी वाजपेयी क्या कर दिया गया है, इट हैज़ बीन रीनेम्ड एज अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे। नेक्स्ट हो जाएगा नर्मदा एक्सप्रेस। अब मध्य प्रदेश में जितनी भी एक्सप्रेस वे हैं उन सभी एक्सप्रेस वे में जो सबसे लंबा एक्सप्रेस वे है, राइट, वो कौन सा होगा, नर्मदा एक्सप्रेस वे होगा, राइट। और अगर इस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वी नीड टू ट्राई टू ड्रॉ अ मैप। अब देखिए अगर हम देखें तो इस तरफ क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, राइट, छत्तीसगढ़। सो जो नर्मदा एक्सप्रेस वे है, नर्मदा एक्सप्रेस वे मध्य प्रदेश का सबसे लंबा जो है एक्सप्रेस वे होगा, जिसकी लेंथ होगी 1265 क्या हो जाएगी, किलोमीटर हो जाएगा। और ये भी क्या है, 6 लेन क्या होगा, एक्सप्रेस वे होगा, जो कि गुजरात को कनेक्ट करेगा, किससे, छत्तीसगढ़ से कनेक्ट करेगा। अब चूंकि जिन जिलों से होकर नर्मदा नदी गुजरती है उन्हीं जिलों से होता हुआ ये एक्सप्रेस वे पास होगा, देयरफॉर इसका नाम क्या रखा गया है, नर्मदा एक्सप्रेस वे, जो कि इधर देखें तो अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, अनूपपुर हो जाएगा, राइट, अनूपपुर, देन मंडला, फिर इधर से जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, राइट, हरदा, खंडवा, खरगोन, राइट, अलीराजपुर, झाबुआ से होता हुआ ये कहाँ पर, गुजरात से होता हुआ जो है वो गुजरात को क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। और ये एक्सप्रेस वे भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो गुड्स हैं उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, राइट। अब अगर हम देखें ट्रांसपोर्टेशन का इम्पोर्टेंस, सो इन द एग्रीकल्चरल फील्ड या इंडस्ट्रियल फील्ड में हम पहले ही बहुत सी चीज़ें ट्रांसपोर्टेशन के इम्पोर्टेंस को समझ चुके हैं। सो इम्पोर्टेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, राइट। और जो ट्रांसपोर्टेशन है
उसकी इम्पोर्टेंस को हम अलग अलग फील्ड में समझेंगे। जैसे सबसे पहला हो जाएगा इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन इकोनॉमिक सेक्टर, या हम कह सकते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर या इकोनॉमिक सेक्टर में ट्रांसपोर्टेशन का क्या महत्व होता है। सबसे पहला क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो भी हमारे पास में रिसोर्सेज होते हैं, वी वुड बी एबल टू यूज आवर रिसोर्सेज, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वी वुड बी एबल टू टेक देम टू जो इंडस्ट्रियल यूनिट, और वहाँ से मैन्युफैक्चर्ड को गुड्स को हम बाज़ारों में पहुँचा पाएंगे, जिससे प्रॉपर यूज़ हो पाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, इट विल कनेक्ट द मार्केट, राइट, लोकल एरिया को सिटी एरिया से जोड़ेगा, जिससे मार्केट क्या होगा, एक्सपांड होगा। तीसरा हो जाएगा इंक्रीजिंग द मोबिलिटी, राइट, अगर जो मजदूर हैं, लेबरर हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान आवे जाएंगे तो मोबिलिटी होगी, और इस वजह से एम्प्लॉयमेंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। फिर क्या हो जाएगा, इससे इंडस्ट्रियलाइजेशन को सहायता मिलेगी, प्राइस स्टेबिलिटी होगी, क्योंकि हम गुड्स एंड सर्विसेज को एक स्थान से दूसरे स्थान में सप्लाई कर पाएंगे, वी वुड बी एबल टू डिस्ट्रीब्यूट। देन जो कंज्यूमर्स हैं दे वुड हैव मोर चॉइसेस टू परचेज गुड्स हैं, या फिर उनको दूसरे क्षेत्रों से भी वो सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं, राइट। इकोनॉमिक इंक्रीज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्रीज होगा, राइट। लाइफ जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है वो भी इंक्रीज होगा, राइट। स्टेट को सिक्योरिटी भी मिल जाएगी, राइट। जैसे अगर हम ये कहें कि कहीं पर अगर नेचुरल कैलामिटी हो गया है या दंगे फसाद हैं, तो अगर वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा तो हम उन क्षेत्रों में रेस्क्यू ऑपरेशन चला सकते हैं, या बहुत ही स्पीड में पुलिस या फोर्सेस को वहाँ पर पहुँचा सकते हैं, राइट। रेवेन्यू इससे बढ़ेगा और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। दूसरा जो हमने देखा था कि इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट इन एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर में इससे क्या होगा, क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। सीधी सी बात है, जो सीड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, या जितने भी इनपुट्स हैं, वी वुड बी एबल टू फेच देम टू द एग्रीकल्चरल फील्ड हो जाएगा, और फील्ड से जो जितने भी एग्रीकल्चरल आउटपुट है उसको हम मार्केट में बेच पाएंगे, जिससे क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। दूसरा एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इम्प्रूवमेंट होगा, एग्रीकल्चरल में ग्रोथ होगी। जो कैश क्रॉप्स हैं, राइट, चाहे वो हॉर्टिकल्चर हो, फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, राइट, फ्लावर्स हो, उनको जो है कैश क्रॉप्स हैं उनकी इंक्रीज होगा, क्योंकि बहुत ही कम समय में हम उनको मार्केट तक पहुंचा देंगे, जिससे उनकी डिमांड भी बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी। नेक्स्ट हो जाएगा जो डाइवर्सिफिकेशन क्या होगा, एग्रीकल्चर होगा। अगर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा होगा तो जो विलेजेस हैं, राइट, वो सिटीज़ से जुड़ जाएंगे, राइट। इसीलिए विलेजेस में जो वेजिटेबल हैं या मिल्क है या फिर जो भी रॉ मटेरियल है उसको आसानी से सिटीज़ में सप्लाई किया जा सकेगा। वहीं सिटीज़ में जो भी गुड्स हैं, राइट, या जो भी सर्विसेज हैं, हेल्थ सर्विसेज, उन सबको सिटीज़ में सप्लाई किया जा सकेगा। इससे एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल सेक्टर का क्या होगा, डाइवर्सिफाइड हो जाएगा, और एग्रीकल्चरल जो है रिवॉल्यूशन को भी इससे क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। वहीं सोशल सेक्टर में भी बात करेंगे तो इससे लिविंग स्टैंडर्ड भी क्या होगा, अच्छा होगा। कनेक्टिविटी अच्छी होगी तो गांव के जितने भी लोग हैं वो एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, राइट, और दूसरी सर्विसेज अवेल करने के लिए सिटीज़ तक जा पाएंगे और फैसिलिटीज़ को जो है कंज्यूम कर पाएंगे, राइट। दूसरी चीज़ ये है कि जब एक दूसरे क्षेत्रों से कनेक्टिविटी होगी तो जो ऑर्थोडॉक्सी है, ये सुपरस्टिशन है, उसमें भी क्या होगी, कमी होगी, राइट। तीसरा नॉलेज इंक्रीज होगा और कॉन्टैक्ट भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल, क्या हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगा। अब वर्तमान समय में दो चीज़ें हैं, एक हो जाएगा फ्यूल और दूसरा क्या हो जाएगा, एनर्जी, राइट। तो यहाँ पर एनर्जी जो है ये एग्रीकल्चरल फील्ड, देन इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर, तीनों के लिए एनर्जी इज द मोस्ट रिक्वायर्ड। अगर किसी भी क्षेत्र में 24/7 अगर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है तो एग्रीकल्चरल सेक्टर में इरिगेट आसानी से हो पाएगा, जो एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स हैं उनको आसानी से चला पाएंगे। इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो है
जो है प्रोडक्शन जो मशीनें हैं वो भी चल पाएंगी, और सबसे ज़्यादा तो सर्विस सेक्टर में कंप्यूटर है या कई इक्विपमेंट्स जो है वो हम इलेक्ट्रिसिटी से चला पाएंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी अगर अवेलेबल है, राइट, और दूसरी चीज़ अगर सस्ते दामों पर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होती है तो उससे ओवरऑल जो है प्रोडक्टिविटी और इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। इसीलिए जो है देयर शुड बी अ 24/7 इलेक्ट्रिक सप्लाई इन अ पर्टिकुलर एरिया इन अ पर्टिकुलर स्टेट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में जो इलेक्ट्रिक जनरेशन है दैट हैज़ बीन स्टार्टेड सिंस 1905, और 1905 में ही सबसे पहले ग्वालियर में 240 किलोवाट का जो है स्टीम टरबाइन से इलेक्ट्रिक जो है एनर्जी प्रोड्यूस की गई थी, राइट। उसके साथ ही मध्य प्रदेश में फर्दर एनर्जी के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, प्रोडक्शन के लिए मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जो है 1945 में इस्टेब्लिश किया गया था। एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ आवर कंट्री इन आवर स्टेट, मध्य प्रदेश में जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, प्रोडक्शन के लिए, मैनेजमेंट के लिए एक एक्ट लाया गया था जिसका नाम था इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 1948, एंड अंडर द एजिस ऑफ दिस एक्ट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड was formed on 1st December 1950, जो कि पूरे देश में पहला इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड था। अब अगर हम मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी की बात करें तो इन मध्य प्रदेश जो है वो 90,791 जो है मेगावाट जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है और डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। तो मध्य प्रदेश का जो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे है उसके अनुसार मध्य प्रदेश की जो कैपेसिटी है वो है 90,791 मेगावाट, राइट। इसके साथ ही जो इलेक्ट्रीफाइड विलेजेस हैं उनकी संख्या कितनी है 51,607, और इलेक्ट्रीफाइड जो पंप हैं वो हैं 2799 क्या हो जाएंगे 1000 हो जाएंगे, जो कि इरिगेशन में यूज किए जाते हैं। अब मध्य प्रदेश में जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो या मैनेजमेंट हो, उसके लिए अलग अलग कंपनियां कार्यरत है। सो डिपार्टमेंट ऑफ जो एनर्जी है इन मध्य प्रदेश, राइट, इसके अंडर में यहाँ पर जो कंपनियां हैं जो कि मध्य प्रदेश में अलग अलग जो अपनी ड्यूटीज़ हैं या वर्क उसको परफॉर्म कर रहे हैं। सबसे पहले हो जाएगा मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी। तो जो पावर जनरेटिंग कंपनी है इट इज़ हेडक्वार्टर्ड इन जबलपुर, और इसका कार्य क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना। सो मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी जबलपुर, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन मध्य प्रदेश, राइट। दूसरा हो जाएगा मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी हो जाएगी, राइट। इट इज आल्सो हेडक्वार्टर्ड इन जबलपुर, और इसका कार्य क्या है मैनेजमेंट वर्क एंड सेलिंग ऑफ, राइट, सेलिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैनेजमेंट वर्क ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा किया जाता है। तीसरी कंपनी है मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी। जो ट्रांसमिशन कंपनी है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ जो है ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको डेवलप करने का जो काम है वो मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी का है, और ये मध्य प्रदेश में पावर को ट्रांसमिट करती है। अब पूरे के पूरे मध्य प्रदेश में जो है इलेक्ट्रिक जो है सप्लाई के लिए जो है 3 भागों में डिवाइड किया गया। सबसे पहला हो जाएगा मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्रीय विद्युत वितरण कंपनी, और जो पूर्व क्षेत्रीय विद्युत वितरण कंपनी है ये जो ईस्टर्न मध्य प्रदेश है उन डिस्ट्रिक्ट्स में इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करती है, जैसे कि जबलपुर संभाग के 8 जिले हो जाएंगे, देन शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, देन रीवा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा डिवीज़न हो जाएगा, और सागर डिवीज़न। इन डिवीज़न में जो है मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत कंपनी जो लिमिटेड है ये यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करती है। देन दूसरा हो जाएगा मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र मिडिल एरिया कह सकते हैं, तो मिडिल एरिया
विद्युत इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो है ये भोपाल में हेडक्वार्टर है, राइट। और इसका मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र का कहाँ पर, जबलपुर में, और मध्य क्षेत्र वितरण कंपनी का भोपाल में है, जो कि मिडिल मध्य प्रदेश में, मध्य क्षेत्र में भोपाल, ग्वालियर, होशंगाबाद, चंबल इन रीजन में इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करती है। तीसरा हो जाएगा पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इंदौर में है। और ये मध्य प्रदेश, जो वेस्टर्न मध्य प्रदेश है जैसे इंदौर, उज्जैन, इन जो है डिविजन्स में इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करता है, राइट। नेक्स्ट हो जाएगा तीसरा कम्युनिकेशन। सी कम्युनिकेशन इज आल्सो अ गुड एंड रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट, जो कि आइडियाज को, सर्विसेज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करता है, डिसेमिनेट करता है, पहुंचाता है, राइट। और जो कम्युनिकेशन है उसमें भी सबसे पहले हम पढ़ेंगे टेलीकम्युनिकेशन हो जाएगा, राइट। मध्य प्रदेश में सबसे पहले जो टेलीकम्युनिकेशन था इट वाज स्टार्टेड इन 1856, और जो कम्युनिकेशन सिस्टम था दैट हैज़ बीन स्टार्टेड बिटवीन भोपाल एंड क्या हो जाएगा, जबलपुर फॉर द फर्स्ट टाइम। प्रेजेंट समय की बात करें तो जो गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं उनमें आपको लैंडलाइन देखने को मिलती है, वहीं जो प्राइवेट सेक्टर की बात करें सो मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, सोशल साइट्स आर यूज्ड फॉर द कम्युनिकेशन। और मध्य प्रदेश में जो कम्युनिकेशन सर्विसेज हैं वो एक तो VSNL भारत संचार निगम लिमिटेड ये प्रोवाइड कराता है, इसके साथ में सबसे ज़्यादा जो कम्युनिकेशन सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कराता है जियो, देन वोडाफोन आइडिया, और देन तीसरा क्या हो जाएगा, भारतीय एयरटेल हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा रेडियो। रेडियो इज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन हो जाएगा, राइट। इसके साथ ही ये मनोरंजन का साधन भी होता है। मध्य प्रदेश में फॉर कम्युनिकेशन जो है रेडियो वाज फर्स्टली एस्टेब्लिश्ड ऑन 22 मई 1955 एट कहाँ पर हो जाएगा, इंदौर में हो जाएगा। एंड फॉर द ब्रॉडकास्टिंग ऑफ रेडियो प्रोग्राम्स, मध्य प्रदेश में जो जो है आकाशवाणी केंद्र हैं वो कितने हैं, 26 है। तो आकाशवाणी जो केंद्र है उनकी संख्या कितनी है, 26। और जो फर्स्ट आकाशवाणी सेंटर था दैट हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड ऑन 22 मई 1955 एट क्या हो जाएगा, इंदौर हो जाएगा। इसके साथ ही जो कमर्शियल रेडियो ब्रॉडकास्टिंग है उसके लिए रेडियो मिर्ची जो है 98.3 ये भी मध्य प्रदेश में ही इस्टेब्लिश हुआ है। और मध्य प्रदेश का जो हाईएस्ट कैपेसिटी वाला एयर इंडिया जो सेंटर है वो है इंदौर, राइट। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर दूरदर्शन, राइट। तो जो दूरदर्शन सर्विसेज हैं दैट हैज़ बीन स्टार्टेड सिंस 1975 फ्रॉम रायपुर, जो कि पहले मध्य प्रदेश का ही भाग हुआ करता था। और मध्य प्रदेश में दूरदर्शन के लिए जो प्रोग्राम्स हैं उनको शूट करने के लिए और वहाँ से लाइव प्रोग्राम को ब्रॉडकास्ट करने के लिए जो टीवी स्टूडियो हैं वो इस्टेब्लिश किए गए थे। और द फर्स्ट टीवी स्टूडियो वाज इस्टेब्लिश्ड इन भोपाल। और वर्तमान समय में देयर आर 3 टीवी स्टूडियोज इन मध्य प्रदेश, दैट इज इन भोपाल, जबलपुर, और तीसरा क्या हो जाएगा यहाँ पर, ग्वालियर, राइट। तो जबलपुर की जगह पर इंदौर और ग्वालियर, इन 3 जगहों में क्या है, 3 टीवी स्टूडियोज हैं। नेक्स्ट हो जाएगा पोस्ट ऑफिस हो जाएगा, राइट। तो कुछ समय वर्ष बिफोर 30 to 40 ईयर पोस्ट ऑफिस वाज परफॉर्मिंग गुड कम्युनिकेशन सर्विसेज इन मध्य प्रदेश एंड इन इंडिया आल्सो। वर्तमान समय में जो सोशल साइट्स हैं या इंटरनेट है उसकी वजह से पोस्ट ऑफिस का जो इम्पोर्टेंस है वो कम हुआ है, बट पोस्ट ऑफिस जो सर्विसेज हैं वह भी अपग्रेड हुए। नाउ दिस टाइम जो मध्य प्रदेश के पोस्ट ऑफिस हैं वो ना केवल लेटर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर भेजे जाते हैं, बल्कि वर्तमान समय में पोस्ट ऑफिस जो है, पोस्ट ऑफिसेज जो हैं वो मध्य प्रदेश में इंश्योरेंस, राइट, और बैंकिंग जो है फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। और वर्तमान समय में जो है गवर्नमेंट
बैंकों को हर एक व्यक्ति के घर तक पहुंचा रही है पोस्ट ऑफिस के माध्यम से। तो वर्तमान समय में थ्रू पोस्ट ऑफिस जो है आप मनी ऑर्डर कर सकते हैं, राइट। इसके साथ ही मनी ऑर्डर कर सकते हैं, आप खाता खुलवा सकते हैं, राइट। कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, कैश विड्रॉल कर सकते हैं, राइट। इंश्योरेंस ले सकते हैं। तो ये सब फैसिलिटीज़ हैं वो एट प्रेजेंट में पोस्ट ऑफिस के द्वारा परफॉर्म की जा रही हैं। इसके साथ ही जो गवर्नमेंट जो जितना भी कम्युनिकेशन होता है वो थ्रू लेटर्स के माध्यम से ही होता है। तो हम कह सकते हैं कि भले ही प्राइवेट सेक्टर में पोस्ट ऑफिस का जो है इम्पोर्टेंस कम गया है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो उसमें आज भी कोई गवर्नमेंट जो है पोस्ट्स होती हैं वो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से ही ट्रांसफ़र होती हैं। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की तो जो डाक तार सर्किल था वो मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल 1962 को कहाँ पर, भोपाल में इस्टेब्लिश किया गया था और इसका हेडक्वार्टर बनाया गया था नागपुर, जिसे 1 जुलाई 1965 को कहाँ पर, 1 जुलाई 1965 को भोपाल ट्रांसफ़र किया गया। तो जो डाक तार सर्कल था दैट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड इन 1 अप्रैल 1962 भोपाल में, और जिसकी जो थी हेडक्वार्टर बनाया गया था नागपुर, उसको 1965 में कहाँ लाया गया, भोपाल। वर्तमान समय में 8,417 पोस्ट ऑफिसेस मध्य प्रदेश में है और 4,923 लेटर्स हैं। ये जो डाटा है ये इकोनॉमिक सर्वे से लिया गया। तीसरा हो जाएगा यहाँ पर जर्नलिज्म हो जाएगा, राइट। जर्नलिज्म नॉट ओनली the fourth pillar of our constitution, journalism plays an important role in economic development also। क्योंकि अगर हम देखें तो वर्तमान समय में चाहे न्यूज़पेपर हो, राइट, या फिर जो मीडिया हो, वो थॉट्स को एक जगह से दूसरी जगह को ट्रांसफ़र करने में या इम्पोर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है या नॉलेज है उसको क्या करती है, लोगों तक पहुंचाती है, राइट। कौन से क्षेत्र में कहां पर किस जॉब की रिक्वायरमेंट है, कहां पर कौन सी गुड्स एंड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं, अवेयरनेस फैलाते हैं। इससे जो वर्तमान समय में जो सिटीजन्स हैं वो गुड एफिशिएंट एनवायरनमेंट फ्रेंडली गुड्स एंड सर्विसेज को प्रायोरिटाइज करते हैं। तो एक तरीके से यहाँ पर जर्नलिज्म जो है वो आज भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सोशल इंफ्रा की, राइट। और सोशल इंफ्रा में सबसे पहला हो जाएगा एजुकेशन, राइट। अब मैंने पहले भी बताया था कि एजुकेशन इज मस्ट रिक्वायर्ड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि अगर सिटीजन एजुकेटेड होंगे तो उनके पास में और जो है इनोवेटिव आइडियाज़ होंगे, वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो है गुड्स एंड सर्विसेज को प्रेफर करेंगे, और तीसरी चीज़ स्किल्ड होंगे जिससे इनकी जो प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज की जा सकती है, राइट। ओवरऑल उनके पास में फाइनेंशियली मैनेजमेंट भी होगा, इस वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी। और हमारे प्रदेश में अगर हम इसको समझें तो जो एजुकेशन है वो इनोवेशंस को क्या करता है, इंक्रीज करता है। इसके साथ ही जो लेबर है उसको भी क्या करता है, स्किलफुल बनाता है। इसके साथ ही जो वर्तमान समय की नीड है उस अनुरूप भी जो है ह्यूमन रिसोर्स के इसको डेवलप करता है। अब स्कूल जो है एजुकेशन के लिए हमारे मध्य प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है, अगर हम बात करते हैं प्राइमरी स्कूल की तो देयर आर 80,807 प्राइमरी स्कूल, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स इन मध्य प्रदेश। तो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स की संख्या तो बहुत है, लेकिन वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा नहीं है। दूसरी चीज़ देयर इज़ अ लैक ऑफ एजुकेशन टीचर्स भी वहाँ पर कम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर संख्या जो है वो 80,807 है। जो गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल है, राइट, उनकी संख्या है 30,228। फिर हायर या हायर सेकेंडरी स्कूल है 17,371। टेक्निकल एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट हैं वो 903 है, और टोटल कॉलेजेस की संख्या कितनी है, 1431 है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर हेल्थ की। तो जो है हेल्थ भी
मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, राइट। क्योंकि अगर हेल्थ अच्छा होगा तो उससे ओवरऑल जो है एफिशिएंसी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। जो व्यक्ति है वो नंबर ऑफ आवर्स बहुत अच्छे से काम करेगा और फुल डेडिकेशन से काम करेगा, विच मीन्स दैट अगर हेल्थ अच्छा है तो उससे एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। दूसरी चीज़ ये है कि जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है, क्योंकि जो पॉपुलेशन होती है वो एक होती है वर्किंग होती है, दूसरा डिपेंडेंट होती है। अगर कोई घर में पेशेंट होता है तो वो अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए अपने इलाज के लिए डिपेंडेंट होता है, और दूसरी चीज़ ये कि अपने जितने भी खर्चे हैं वो भी अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए डिपेंडेंट होता है। तो अगर अच्छी हेल्थ सर्विसेज नहीं होती हैं तो उससे वर्किंग पॉपुलेशन का रेशियो कम होता है और डिपेंडेंट पॉपुलेशन का जो है अनुपात अधिक होता है, जिससे नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। फिर उससे अगर अच्छा हेल्थ होता है तो एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी, राइट, और ओवरऑल जो है एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है। अब अगर हम मध्य प्रदेश में हेल्थ फैसिलिटी की बात करें तो देयर आर एलोपैथिक हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज, उनकी संख्या कितनी है, 52 है। और हेल्थ फैसिलिटीज़ कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं वी हैव अंडरस्टूड वेरी वेल इन कोरोना पेंडेमिक, राइट। और हमें पता है कि जिन देशों की हेल्थ फैसिलिटीज़ या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है उन देशों ने टेस्टिंग की, और टेस्टिंग से, ट्रेसिंग से और वैक्सीनेशन से वहाँ की इकोनॉमी जो है वो बहुत ही जल्दी ओपन हो गई और इकोनॉमिक ग्रोथ भी उन देशों की हो चुकी है स्टार्ट, राइट। इसीलिए हेल्थ एजुकेशन नॉर्मली एफिशिएंसी बढ़ाता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। जब कभी कोई जो डिसीजेज होती हैं, कम्युनिकेबल डिसीजेज होती हैं, उनको रोकने में और उनके इम्पैक्ट से भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बचाता है। तो एलोपैथिक जो है हॉस्पिटल्स हैं या डिस्पेंसरीज हैं उनकी संख्या है 52। जो सिविल हॉस्पिटल्स हैं उनकी संख्या है 97। प्राइमरी हेल्थ सेंटर की संख्या है 1232। सब हॉस्पिटल्स की संख्या है 10,023। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं 321। डॉक्टर्स देयर आर ओनली 4,708 और नंबर ऑफ बेड्स ओनली है 50,450। इन आंकड़ों से आपको देखकर लगता है कि हमारे मध्य प्रदेश में जो है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही वीक है, दैट शुड बी इम्प्रूव्ड, राइट। अगर हमको भविष्य में हमारे सिटीजन को एक अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर देना है या कम्युनिकेबल डिसीजेज से उनको बचाना है या कम्युनिकेबल जो डिसीजेज हैं या एंडेमिक है उसके इम्पैक्ट से इकोनॉमी को बचाना है, तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी इम्प्रूव होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर हाउसिंग, राइट। सीधी सी बात है कि व्यक्ति को जितना काम ज़रूरी है उतना आराम भी ज़रूरी है, इसीलिए लोगों के पास में जो है हाउसिंग फैसिलिटी भी होनी चाहिए। और हाउसिंग फैसिलिटी भी जो है वो किसी भी इकोनॉमी के लिए इम्पोर्टेंट होती है। जैसे अगर हम बात करते हैं, अगर कोई भी इंडस्ट्री है, राइट, उस इंडस्ट्री के आसपास ही आसान दरों पर हाउसिंग फैसिलिटीज़ हैं, रेंट पे कमरे मकान मिल जाते हैं, सो डेफिनेटली जो वर्कर हैं दे विल लिव नियर बाय द फैक्ट्री, राइट। और उस वजह से प्रोडक्शन में भी इंक्रीज होगा। हाउसिंग फैसिलिटीज़ अच्छी होगी तो लोगों को ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, जिससे एक और वी वुड बी एबल टू, राइट, सेव आवर फ्यूल, राइट। उससे क्या होगा, फ्यूल बढ़ेगा और दूसरा क्या होगा, पॉल्यूशन भी कम होगा, राइट। तो अगर अच्छी हाउसिंग फैसिलिटी होगी तो फ्यूल वी वुड बी एबल टू सेव आवर फ्यूल और जो पॉल्यूशन को भी हम कम कर पाएंगे। देयरफॉर हाउसिंग इज आल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर सोशल वेलफेयर एंड इकोनॉमिक वेलफेयर, राइट। और हमारे मध्य प्रदेश में कई योजनाओं के माध्यम से जो है वो हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा रही है। सबसे पहला हो जाएगा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, राइट। ये 20 नवंबर 2016 को जो है वो लॉन्च की गई थी और जिसका एम है रूरल एरियाज में 10 लाख जो है वो रूरल हाउसेस को कंस्ट्रक्ट करना और उनको जो नीडी पीपल हैं उनको हैंडओवर कर देना। दूसरी है प्रधानमंत्री हाउसिंग या प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन,
तो इसका उद्देश्य अर्बन क्षेत्रों में, अर्बन एरियाज में 10 लाख हाउसेस को कंस्ट्रक्ट करना और उनको जो अर्बन एरियाज में जो नीडी पीपल हैं उनको हैंडओवर कर देना। और ये 1 जून 2015 से लॉन्च हुई है। थर्ड इज चीफ मिनिस्टर हाउसिंग क्या हो जाएगी, स्कीम हो जाएगी। तो जो चीफ मिनिस्टर हाउसिंग स्कीम है वो 2007-8 से जो है वो लॉन्च हुई है। और जो है इंदिरा आवास योजना, इसके गाइडेंस के तहत ही जो चीफ मिनिस्टर हाउसिंग स्कीम है वो इम्प्लीमेंट की गई है, जिससे पुअर पीपल को जो है वो हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। वैसे ही जो अंत्योदय आवास योजना है, अंत्योदय आवास योजना के तहत भी जो SC/ST कैटेगरी के पुअर और नीडी जितने भी पीपल हैं उनको हाउसिंग फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड कराई जाएंगी, राइट। नेक्स्ट इज रिसोर्सेज ऑफ मध्य प्रदेश, राइट। अब देखिए जो रिसोर्सेज होते हैं वो मुख्य रूप से अगर हम देखें तो एक तो क्या हो जाएंगे, फॉरेस्ट रिसोर्सेज हो जाएंगे, राइट। दूसरा क्या हो जाएंगे, नेचुरल रिसोर्सेज हो जाएंगे। नेचुरल रिसोर्सेज में फॉरेस्ट रिसोर्सेज हो जाएगा, राइट। वाटर रिसोर्सेज हो जाएगा, देन मिनरल्स हो जाएंगे, राइट। और एक तरीके से मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं कि जो रिसोर्सेज का टॉपिक है ये हमारे पेपर फर्स्ट, राइट, GS जो पेपर फर्स्ट है, राइट, पेपर फर्स्ट की जो यूनिट है, राइट, पेपर फर्स्ट की यूनिट 3 पार्ट ए, राइट, मध्य प्रदेश की जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश पार्ट ए की यूनिट 3 मध्य प्रदेश का भूगोल में सीधा सीधा मेंशन है, राइट। फॉरेस्ट रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, सॉइल रिसोर्सेज ऑफ मध्य प्रदेश। इसीलिए इसको प्रशांत सर ऑलरेडी जो है वो पढ़ा चुके हैं। तो प्रशांत सर ने यूनिट 3 में इनको पढ़ा दिया है। देयरफॉर आई एम गोइंग टू स्किप दिस टॉपिक। आप जो है यूनिट 3 में एक बार वहाँ पर उन वीडियोस को देख लें तो रिसोर्सेज ऑफ मध्य प्रदेश आपके प्रिपेयर हो जाएंगे, right? So this was our topic. In next lecture we will meet with new topic. Till then, thank you.